हिमांशु थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बच्चों को बताइए कि आपकी जर्नी किस तरीके से थी, कितना स्ट्रगल था, कितना हर्डल था। डर नहीं लगा आपको कि पता नहीं सिलेक्शन ना हो तो आगे क्या होगा? सर पता नहीं सर। अपब्रिंगिंग इस तरह से रही है कि दृढ़ता आ ही गई है सर। पता नहीं एटीट्यूड में मुझे लगता था मैं कुछ कर लूंगा सर अपनी लाइफ के साथ। मैं ये कहूंगा सब्जेक्ट्स आपने सर बीएमसी भी बहुत अच्छा पढ़ाया है, और इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी बहुत अच्छे से सारे पढ़ाए हैं। मैंने सर एस्टिमेशन आपका बहुत अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि उससे मेरे सारे क्वेश्चन लग जाते थे। तो पिछली बार एस्टिमेशन जो मैं बहुत डरा रहता था, आप ही के थ्रू सर वो डर गया है। आपका जो ह्यूमर रहता सर वो मतलब लंबी क्लास को भी बोरियत नहीं होने देता है सर। मैं ये कहूंगा आप 3 घंटे 2 घंटे का जो एक्सटेंडेड लेक्चर भी लेते थे वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि सर जिस तरह से आपने एक बार कारपेट एरिया के बारे में बताया था कि कारपेट एरिया होता है, यूजेबल एरिया होता है। तो जहाँ पे आप कारपेट बिछा पाए, तो बाथरूम में बिछा सकते हैं? नहीं बिछा सकते, लेकिन अमीर लोग तो बिछाते हैं। तो भैया उसे मत गिन लेना, वो अमीरों का कारपेट एरिया। आपने इस तरह से बहुत अच्छे से ह्यूमरस वे में बताया। जैसे एम एस धोनी जी ने कहा था कि प्रोसेस पे ध्यान दीजिए सर, रिजल्ट पे मत ध्यान दीजिए। तो सर मुझे उससे बहुत चीजें प्रेरणा मिलती थी सर। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज ये पॉडकास्ट बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं हिमांशु भारद्वाज, जिनका इस बार एसएससी जेई 2025 में सिलेक्शन हुआ है बीआरओ पोस्ट पे। और अगर बात किया जाए यहाँ पर, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है हिमांशु को, क्योंकि ये पहले कॉलेज में भी पढ़ाए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो इस हिसाब से आप लोगों के सर भी हुए और बड़े भाई भी हुए। आज हम हिमांशु से जानेंगे कि इनकी जर्नी किस तरीके से थी, कितने घंटे पढ़ते थे, सिलेक्शन का सीक्रेट क्या था, और स्टडी कितने घंटे पढ़कर रूटीन क्या मेंटेन किया, किस तरीके से मैनेज किए, घर वालों को कैसे मैनेज किया, और अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिमांशु, स्वागत है आपका। जी थैंक यू सर। तो थैंक यू कैसा फील हो रहा भाई? सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। बड़ी मुश्किलों से ये सक्सेस आई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। ओके। तो आप अपना हिमांशु थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बच्चों को बताइए कि आपकी जर्नी किस तरीके से थी, कितना स्ट्रगल था, कितना हर्डल था। जी सर। मेरा नाम हिमांशु भारद्वाज है। मैं बेसिकली झांसी से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग वहीं हुई है, केंद्रीय विद्यालय से। तो 2012 में मैंने अपना 12th खत्म किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू मुझे एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था, जिसमें मैंने ग्रेजुएशन अपना बीटेक कंप्लीट किया 2017 में। उसके बाद सर फिर मैंने मास्टर्स किया एनआईटी सूरत से, जो 2020 में कंप्लीट हुआ। और फिर सर कोरोना की वजह से कुछ गैप आया, और 2021 में अक्टूबर में मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज था दिल्ली में, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो सर वहाँ मैंने फिर 3 साल पढ़ाया। और फिर सर 2024 में मैंने वो जॉब क्विट करके 2025 का एग्जाम लिखा, 26 का लिखा, और ये सर फिफ्थ अटेम्प्ट में मेरा हुआ है। 25 में भी सर कुछ मार्क्स से मेंस में रह गया था, और इस बार सर फाइनली एक सक्सेस हाथ लगी है सर। तो मतलब ये आप पढ़ाते समय कैसे आपके दिमाग में आया कि मैं भी निकाल सकता हूँ, मुझे भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए? सर इनिशियली जब 2018-19 में मैंने 2 बार दिया था, तो उस समय नहीं हुआ था, और मैं सर फिर मास्टर्स में अपना काम करने लग गया था। लेकिन सर उसके बाद सर 2021 में जब कॉलेज ज्वाइन किया, ठीक है मैं सर एक इनिशियली सेटिस्फाइड था। लेकिन सर उसके बाद मेरे एक सीनियर थे, शिवम पांडे सर। उन्होंने सर, मैं उन्हें बड़ा भाई मानता हूँ, उन्होंने बहुत गाइड किया सर मुझे। 2023-24 में उन्होंने मुझको कहा कि जब मेरे 2023 में मार्क्स स्कोर कार्ड आया एसएससी जेई का, मेरे सर 50-60 ऑड आउट मार्क्स थे, कुछ 50-60 थे। तो उन्होंने कहा ये अपने पापा को भेजो स्कोर कार्ड। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं भेज सकता, बहुत एम्बेरसमेंट होगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भेजो, तुम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुम्हारी। तो मैंने सर भेजा, और फिर जब पापा का कॉल आया तो हम लोगों की कन्वर्सेशन हुई। पापा ने कहा कि अगर तुम्हें ये करना है तो एक रिस्क लेना पड़ेगा, और ये रिस्क वर्थ है। तो पापा ने जब साथ दिया तो सर मैं फिर क्विट करके वहां से जॉब आ गया। और सर फिर 2025 में मैं प्री क्वालिफाई हुआ और मेंस तक पहुंचा, लेकिन कुछ शायद 360 मार्क्स थे और आई थिंक। तो कुछ 8-9 मार्क्स से मेरा सर रह गया था, 10 मार्क्स से बीआरओ में। और सर इस बार सर हो गया है, तो मैं अच्छा। बहुत सेटिस्फाइड हो गया हूँ सर। नहीं नहीं, सही है। तो अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं तो ये जो आप पढ़ाई करते थे तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे? आपका सिलेक्शन हो गया, जो नए बच्चे हैं उनको कितने घंटे पढ़ना चाहिए सिलेक्शन के लिए? सर जब जॉब क्विट करी थी तो मेरे पे 24 घंटे थे पूरे के पूरे, लेकिन उसमें से मैं सर 6 घंटे 8 घंटे निकाल लेता था। 6 से 8 घंटे, क्योंकि पूरा ही समय है। लेकिन उस 6-8 घंटे में मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं करता था। कई बार मैं मोबाइल घर पे ही छोड़ के जाता था जब लाइब्रेरी जाना होता था। तो
मैं डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल हटा रखा था। तो मैं यही कहना चाहूंगा जो भी एस्पिरेंट्स हैं अपकमिंग और जो कर रहे हैं कि आप 6 घंटे भी पढ़िए तो विदाउट डिस्ट्रैक्शन से पढ़िएगा और हाई फोकस के साथ पढ़िएगा तो बहुत इनफ है एसएससी जेईई एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और सर यही है। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन जैसे आपने एक वर्ड यूज किया, आजकल मोबाइल की लत तो बच्चों को बहुत ज्यादा लगी है। पता ये जी। चलता है कि एक रील्स अगर वो स्टार्ट करते हैं तो आधा से 1 घंटा लग जाता है। तो उससे कैसे, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए, आपकी तरफ से बच्चों के लिए कुछ सजेशन? सर मेरे लिए सर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप सर इशू नहीं था। मेरे लिए इशू था यूट्यूब पे मैं वीडियोस देखने लग जाता था। बाकी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इंस्टा हुआ या जो आपका व्हाट्सएप हुआ आप एक मोबाइल में रखिए। और अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं तो जो दूसरा मोबाइल हो वो कीपैड वाला हो वो हम्म। लेके जाइए। और जब टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं तो एक लैपटॉप साथ में रखिए तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो डिस्ट्रैक्शन सर हटा ही दीजिए। मतलब मैं ये कहूंगा जेब में रखोगे साथ में रखोगे या वन हैंड डिस्टेंस पे रखोगे अगर मोबाइल को तो वो जाएगा ही सर। तो मैं तो ये कहूंगा बिल्कुल इरेडिकेट कर दीजिए सर, हटा दीजिए उस चीज को। घर पे छोड़ के जाइए या बिल्कुल दूर रखिए, दूसरे कमरे में रखिए जहां आप पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रैक्शन से बचा जा सकता है। क्योंकि आजकल सर जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है वो अच्छी बहुत बात है, ज्यादा लेकिन हुआ। सर बुक्स बुक्स सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अभी के समय में भी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चैट जीपीटी है, नो डाउट गूगल है, लेकिन सर बुक्स अगर आप रखेंगे और बहुत कंसाइज वे में भी बुक रखेंगे, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो भी सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो हिमांशु, जैसे आप भी कॉलेज में पढ़ाते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आपकी तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी उन बच्चों को जो अभी कॉलेज गोइंग हैं? अगर बात किया जाए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, या डिप्लोमा कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से? उनको अपनी पढ़ाई कब से स्टार्ट करनी चाहिए? अभी से करना चाहिए सर कि पास आउट होने के बाद? नहीं सर, आप लास्ट ईयर जो होता है, फोर्थ ईयर अगर आप बीटेक हैं तो लास्ट सेमेस्टर से सर या सेकंड लास्ट सेमेस्टर से जो सेवेंथ है उधर से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि सर जो आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे सेवेंथ सेमेस्टर में ट्रांसपोर्टेशन होता है सेकंड पार्ट जो होता है, तो वो आप लेके चल सकते हैं। और बाकी सर डिप्लोमा वालों के लिए भी सर थर्ड ईयर से अगर आप करेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है और उसी साल हो जाएगा आपका। क्योंकि ये सर 6 से 8 महीने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मांगता है ये वाला एग्जाम। तो इसीलिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, एक रूटीन बनाना पड़ेगा और उसको स्टिक करना पड़ेगा फॉर 6-8 मंथ्स। तो कंसिस्टेंसी भी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो मैं ये कहूंगा फोर्थ ईयर के लास्ट से, और डिप्लोमा वाले हैं तो आप थर्ड ईयर के लास्ट से। ओके। लेकिन मेरा यहाँ पर है हिमांशु भाई, एक ये पॉइंट है कि जो भी बच्चे, अगर मैं कह दूं सेकंड ईयर में हैं, जैसे सेकंड ईयर में इनका बीएमसी हो गया, सर्वे हो गया, और आरसीसी है शायद, मुझे जी याद सर। नहीं आ रहा। तो जी आप सर हाँ। अब ये जो आपके कॉलेज के दौरान आपके जो भी सब्जेक्ट हैं वो भी पढ़िए, उनके साथ साथ आप यहाँ की नोट्स भी पढ़ सकते हैं। उससे एक फायदा जी क्या सर। होगा? लेट अस सपोज बीएमसी है, मैं जैसे यहाँ बीएमसी पढ़ाता हूँ तो इसमें बीएमसी पढ़ा रहा हूँ। आप अगर यहाँ पढ़ लेंगे ना, तो आप अगर सेमेस्टर वेमेस्टर में तो टॉप कर जाएंगे। जी सर ज्यादा बिल्कुल। पढ़ना नहीं है, जो सब्जेक्ट जी वहां पर हैं वही सब्जेक्ट यहाँ पढ़ना है। और आप जब बीटेक अपने फाइनल ईयर या डिप्लोमा फाइनल ईयर में आएंगे तो आप देखेंगे आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। जी सर, ये बात आपने बहुत अच्छी कही सर कि जिस सेमेस्टर में है वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हर सेमेस्टर के, जैसे 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, हम्म। 6 सब्जेक्ट्स हैं, उन 2 सब्जेक्ट्स में पकड़ कमांड अच्छी बना लीजिए बस फॉर बस। एग्जांपल थर्ड सेमेस्टर में। तो वो सब मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। हम्म। तो जी सर आपने सही कहा कि अच्छा, जो बीएमसी कॉलेज अगर। गोइंग के हैं, कॉलेज गोइंग के जो बच्चे हैं, उनका रूटीन कैसे, किस तरीके से रखें अपना? जैसे कॉलेज भी जाना, उनको अटेंडेंस भी मेंटेन रखना, तो क्या मतलब सुबह पढ़ सकते हैं कि रात में पढ़ सकते हैं? कैसे क्या मैनेज करें वो लोग? सर मेरे को ऐसा लगता है कॉलेज गोइंग में एक फैकल्टी तो होता ही है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाता है। हम्म। क्योंकि सर मैंने पढ़ाया है तो मेरे स्टूडेंट्स यही कहते हैं। तो उनकी जरूर आप क्लास अटेंड करिए और अच्छे से पढ़िए। एक आध फैकल्टी होगा, बाई चांस अगर नहीं है, आपका कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है और नहीं हो रही है पढ़ाई, तो आप सर अटेंडेंस मेंटेन रखिए। बाकी सर कॉलेज के बाद थोड़ा सा आराम करके आप 2 से 3 4 घंटे भी अगर आप निकाल लीजिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आपको उस सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी है, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा सर। तो हम्म। यही मान के चलिए। और रात में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो रात में, लेकिन अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ जाएं तो वो ज्यादा अच्छा होता है। मैं सर अर्ली मॉर्निंग प्रेफर करता हूँ, 6 बजे 6:30 बजे। तो मैं यही कहूंगा अगर 6 बजे उठ सकते हैं तो वो जो 1 घंटा मिलेगा वो बहुत फायदेमंद होगा। और शाम का जो आप 2 घंटे निकाल सकते हैं तो वो फायदेमंद होगा। बिल्कुल। आप अगर कोई कॉलेज में है, अगर सुबह भी 1 2 घंटे निकाल पा रहे हैं, रात में 1 2 घंटे, क्योंकि कॉलेज से इतना ज्यादा काम होता नहीं, फिर वही तो जी पढ़ रहे सर हैं जो आपको बिल्कुल। पढ़ना है।
जी। एक्स्ट्रा थोड़ा नहीं कुछ कर रहे हैं, आप वही तो करना है। और अगर सर इतना फिर भी करेंगे जैसे कॉलेज स्टूडेंट कहता है कि फिर लाइफ नहीं जी पाए, लाइफ भी जी लोगे क्योंकि 4 घंटे ही निकाले हैं बस आपने 24 घंटे में से, जिसमें से 6-7 घंटे का आपका कॉलेज हो गया और उसके बाद 4 घंटे ये, तो मतलब आसानी से आप अपनी फ्रेंड्स लाइफ या जो कॉलेज लाइफ है वो भी इंजॉय कर सकते हैं। हिमांशु भाई, वो लाइफ इंजॉय तो मुझे ऐसा लगता है सिलेक्शन होने के बाद बहुत धमाकेदार होगा। जी सर, वो अच्छा, तो बहुत कुछ अच्छी हो ऐसी जाएगी। गलतियां आप बताओ जो कॉलेज में, चूंकि आप कॉलेज में टीचर थे तो आप बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व भी करते थे, कुछ ऐसे बच्चों की गलतियां जो कॉलेज ड्यूरिंग पे ही करते हैं, ड्यूरेशन पे ही करते हैं, और उनको अभी से जो मुझे बच्चे ये लगता है, पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, वो बच्चे अपना जी सुधार। सर, मुझे लगता है जो 3 इडियट्स में बात कही गई थी ना मूवी में कि हम्म। हर जगह ज्ञान बट रहा है, जितना लपेट सकते हो लपेट लो। सर ये सही बात है। जो भी फैकल्टी पढ़ाता है सर, भले ही कम ज्यादा जो भी, आप सुनिए जरूर। वो 6 घंटे में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा 6 घंटे फोकस रखिए, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए। तो मैंने कई स्टूडेंट्स देखे हैं सर, वो क्लास में भी मतलब आते थे, प्रेजेंट रहते थे, लेकिन उनका माइंड सर कहीं और चलता रहता है। तो वो मत करिए। आप क्लास में बैठे हैं, वो 6 घंटे में से अच्छे से आप दीजिए, तो वो ज्ञान जो बट रहा है वो आप लपेटिए सर, मैं तो यही कहूंगा। बिल्कुल। वो ज्ञान लेंगे तो फायदा ही होगा, आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा कहीं से भी। वो तरीका पता चलेगा। सर जैसे मैंने इतने एग्जाम दिए हैं तो मुझे पता चला कि ये दर्जन भर ये तरीके हैं टू नॉट टू फेलियर के लिए, मतलब इससे सक्सेस नहीं होगी। तो मुझे आइडिया लगा कि ये दर्जन भर है और मैं गाइड कर सकता हूँ अब। उसके बाद फिर सक्सेस के लिए क्या है वो वाले फिर मैंने नोट डाउन करे सर। तो मैं यही कहूंगा कि क्लास में जा रहे हैं, माइंड ऐसे इधर उधर नहीं घुमाइए। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो भी सर हो जाएगा सिलेक्शन। नहीं, इसके पीछे और एक रीजन बता दो। जैसे जब मैं भी बहुत समय पहले जब बीटेक वगैरह कर रहा था, जी तो जी कुछ दोस्त होते हैं क्लास में, वो पता क्या बोलते हैं, बस भाई तुम्हारा अगर यहाँ से ये बीटेक या डिप्लोमा कंप्लीट हो जाए ना, मेरे मामा की बुआ का लड़का है, मैं तुम्हारा सिलेक्शन करवा दूंगा, 2 लाख 3 लाख रुपया आराम से महीना का तुम्हें दिला दूंगा। जी ठीक। सर, ये और होता वो है। इसी में हवा में रहते हैं। और जैसे ही ग्रेजुएशन पास होता है, वो बंदा जो कह रहा था कि मेरे मामा का लड़का है, वो तुमको 2 लाख रुपये में आराम से लगवा देगा, वो खुद की नौकरी तलाश रहा होता है 5,000 6,000 रुपए की। जी सर, ठीक। तब फिर लाइफ में कोई साथ नहीं देता। कोई साथ नहीं दोस्ती देता यारी है। अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, आप रखिए, लेकिन टाइम को मैनेजमेंट करते हुए रखिए, जिससे क्या हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपके पास अगर नौकरी है, पैसा है, सैलरी है, तो सारी दोस्ती यारी, रिश्तेदारी सब बरकरार रहेगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं रहेगा। जी सही है ना? जी सर, अच्छा, एक चीज ये बिल्कुल सही। बताइए, हिमांशु भाई, नोट्स कैसे बनाए? बहुत बच्चों का डाउट होता है कि नोट्स और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। सर मैं ये कहूंगा, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो एक बार देख लीजिए पूरा और नोट्स बना लीजिए। मतलब आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप जियो टेक्निकल देख रहे हैं तो अगर 35-40 लेक्चर्स हैं उसके, तो वो अच्छे से एक बार आप देख लीजिए विदाउट 1.25 1.5, नो 1x पे ही आप देखिए जो ओरिजिनल है। उसके नोट्स अच्छे से बनाइए सर जब क्लास चल रही है, क्योंकि सर वो नोट्स बहुत काम आने वाले हैं। अब वो वीडियो बार बार मत देखिए, मेरा हम्म। ये मानना है। अब वो नोट्स बन गए हैं, उसको रिवाइज करिए। सर सक्सेस के लिए सर मेरे को लगता है 3 इंग्रेडिएंट है: हम्म। नोट्स, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज। ये सब 33.33%, मतलब 1/3 नोट्स, 1/3 पीवाईक्यूज एंड 1/3 इज टेस्ट सीरीज। तो आपके नोट्स बन गए, आपका 1/3 पूरा हो गया। उसको फिर रिवाइज करिए। फिर उसके बाद सर जैसे जियोटेक खत्म हुआ उसके बाद फिर आप पीवाईक्यूज पे जाइए। उसके पीवाईक्यूज जो आप एसएससी जेई के कर रहे हैं, तो 1/3 वो कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी भी सर कंप्लीट नहीं हुई प्रिपरेशन। अब हम्म। टेस्ट सीरीज रह जाती है, तो टेस्ट सीरीज नहीं होगी तो 100% सिलेबस नहीं होगा, तैयारी नहीं होगी और सिलेक्शन रह जाएगा। फिर टेस्ट सीरीज 1/3, ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 100% बनाता है। रही बात सर शॉर्ट नोट्स की, तो सर मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के बनाए थे और कुछ के नहीं बनाए थे। जैसे मैं सर कॉलेज में पढ़ा रहा था जियो टेक्निकल और ट्रांसपोर्टेशन, तो सर बहुत अच्छा हो गया था ये सब्जेक्ट, तो इसकी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन सर कुछ सब्जेक्ट्स की पड़ी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अगर पूरे बना सकते हैं तो पूरे बनाइए, लेकिन टाइम उस पर वेस्ट मत करिए। बनाइए फॉर्मूलाज और एक इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाइए। कंसेप्ट मत लिखिए, कंसेप्ट और हाँ, थ्योरी आप वही शॉर्ट भूलते नोट्स नहीं है। उसी को मतलब कि इंपॉर्टेंट ही रहे, जैसे कि आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल। पढ़ रहे हैं, कोई आपको बार बार भूल जा रहा है, तो उसको शॉर्ट जी नोट्स में नोट कर लिए। टेस्ट सीरीज जी दे रहे सर, हैं, वहां पे कोई बढ़िया क्वेश्चन मिल गया, बढ़िया कॉन्सेप्ट मिल गया, उसको नोट कर लिए। उसको ऐसे, नोट करिए। हाँ, ऐसे चीजें जो आपको याद नहीं रहेंगी लंबे समय तक, उनको आप शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए और उसको रिवाइज करिए। सर एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा। मैंने देखे थे जो मेरे साथ के थे, जो साथ में प्रिपरेशन भी कर, वो सर शॉर्ट नोट्स, जैसे ही नोट्स कंप्लीट हो जाते थे उसके शॉर्ट नोट्स बनाने लगते थे। ये गलत नहीं नहीं, तरीका है आप मुझे जब लगता है। रिवीजन कर रहे हो तब बनाइए। जी, मतलब आप पीवाईक्यूज भी लगा लिए
अब हम्म। टेस्ट सीरीज में कुछ लगा लिया आपने तो उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या बिल्कुल चीज बिल्कुल। नॉट सो इम्पोर्टेंट, तो फिर वो शॉर्ट नोट्स में जाएगी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, लेकिन नोट्स, पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज, ये इंग्रेडिएंट मत भूलिएगा बस। अच्छा, मैं जो तो यही कहना कॉन्सेप्ट, चाहूंगा। हाँ, जो नोट्स, कॉन्सेप्ट वाली नोट्स बनाने की बात आई है, ये कहाँ से बनाएं? बुक से नोट करें या किसी टीचर को फॉलो करें? आपने कैसे किया था? सर मैंने तो सर 2018 में सर कोचिंग की थी, तो उधर से मेरे नोट्स बन गए थे। हम्म। उसके बाद सर अभी जिस तरह से मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि वीडियो जिस तरह से बूम आया है 2020 के बाद से वीडियो लेक्चर्स का, और जैसे अड्डा 24/7 है सर, मैंने आपसे एस्टिमेशन कॉस्टिंग पढ़ा था सर, इरिगेशन पढ़ा था, और कुछ हाइड्रोलॉजी के पार्ट थे। और सर क्योंकि एस्टिमेशन सर मेरा बहुत वीक था, कहीं से नहीं पढ़ा था मैंने सर, आपका देख के फिर मैंने नोट्स बनाए थे। आपकी पीडीएफ थी सर, लेकिन मैं अपना नोट्स प्रेफर करता हूँ, तो सर हम्म। वो बनाए थे, और सर उसको मैं फिर बार बार रिवाइज करता था और फिर पीवाईक्यूज लगाता था। तो एस्टिमेशन में मजा आया था पढ़ के? जी सर, बहुत बहुत मजा आया सर। आपका जो ह्यूमर रहता है सर, वो मतलब लंबी क्लास को भी बोरियत नहीं होने देता है सर। मैं ये कहूंगा, आप 3 घंटे 2 घंटे का जो एक्सटेंडेड लेक्चर भी लेते थे वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि सर जिस तरह से आपने एक बार कारपेट एरिया के बारे में बताया था कि कारपेट एरिया होता है, यूजेबल एरिया होता है, तो जहाँ पे आप कारपेट बिछा पाए, तो बाथरूम में बिछा सकते हैं? नहीं बिछा सकते, लेकिन अमीर लोग तो बिछाते हैं, तो भैया उसे मत गिन लेना, वो अमीरों का कारपेट एरिया। आपने इस तरह से बहुत अच्छे से ह्यूमरस वे में बताया था सर, तो मुझे अभी भी याद है कि यूजेबल एरिया होता है जहाँ पे आप कारपेट बिछा सकते हैं। ऐसे कई सर तरीके हैं आपने जो समझाए हैं सर। नहीं नहीं, थैंक यू यार। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि यहाँ पर बच्चों के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये हो गया रूटीन। रूटीन के बाद एक बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना यार, पढ़ते पढ़ते अगर 1 साल 2 साल नहीं हुआ ना तो डिमोटिवेशन में चले जाते हैं। मतलब अब आगे तैयारी करने का मन ही नहीं करता। उनके लिए किस तरीके से आप भी काफी समय बाद आपको सिलेक्शन जी मिला सर। है, आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे? और बच्चों को क्या मतलब किस तरीके से बोलेंगे कि वो मोटिवेट रहें, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है? सर इसके लिए मैं एक लाइन लूंगा। मैं जब पढ़ता था तो मेरी लाइब्रेरी के टेबल पे एक कोट लिखा हुआ था कि गॉड्स डिले इज नॉट गॉड्स डिनायल। हम्म। तो मतलब आप तैयारी करते हो, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है, थोड़ा सा डिले होता है, फेलियर आता है, लेकिन फेलियर के बाद आप रिलीजियस भी हो जाते हो। तो मैं भगवान पे भरोसा करने लग गया था। और सर एक बुक थी, द हैबिट ऑफ विनिंग करके बुक थी, आई थिंक प्रकाश अय्यर जी ने लिखी थी। उसमें हम्म। सर एक बहुत अच्छी एनेक्डोट्स लिखे हुए हैं। एक लिखा था कि गेट इनटू 1 डिग्री एटीट्यूड। मतलब उन्होंने कहा कि 99 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल नहीं होता, वाटर वाटर गर्म रहता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है, स्टीम बन जाता है, और वो ट्रेन को भी रन कर देता है। तो बिल्कुल। गेट इनटू दैट 1 डिग्री एटीट्यूड में आइए। मतलब आप, इट्स ऑल इन द माइंड जो कहते हैं ना, कि अगर आप थक गए हैं, बहुत पढ़ लिया, लेकिन 1 डिग्री एटीट्यूड, थोड़ा सा और कर लो, थोड़ा सा स्ट्रेच और कर लो। तो मैं ये कहूंगा कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, अपनी तैयारी जारी रखिए और गेट इनटू दैट 1 डिग्री एटीट्यूड। क्योंकि 99 डिग्री का वाटर गर्म होता है, लेकिन 100 डिग्री का ट्रेन रन करा देता है, तो 1 डिग्री बहुत मायने रखता है सर। बिल्कुल। तो आपके इसी पॉइंट में मैं पूछूंगा, बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जो यार 3 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2025 का भी उन्होंने एसएससी जेई दिया लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनके लिए आपकी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उस जी द्वार सर। तक पहुंच चुके हैं, सीबीटी 2 तक बिल्कुल पहुंच सर। चुके हैं, सीबीटी 1 निकल गए, या सीबीटी 1 के नजदीक तक पहुंच गए। उनके लिए ये लाइन बहुत परफेक्ट बैठती है कि आपने, हिमांशु सर ने जिस तरीके से बताया ना, अब बहुत अच्छे तरीके से आप वहां तक पहुंच गए भाई। बस 1 डिग्री और बॉयल करने की जरूरत है, मतलब 1 डिग्री और हीट देने की जरूरत है। जिस दिन आप दे देंगे, ट्रेन चल जाएगी, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी सर। अच्छा जी सर। हिमांशु भाई, जैसे यहाँ पर मैं आपसे पूछूं, अभी एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आने वाला है, आरआरबी जेई का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो बच्चों को किस तरीके से अभी अपना अप्रोच रखना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, 3 4 महीने में उनका सिलेक्शन हो जाए? आपके पास कोई ऐसा सीक्रेट राज है, सर स्मार्ट तीन तरीका चार वाला? महीनों में सर, जी सर, मैं सर हमेशा वही कन्वेंशनल तरीके से मैंने समझा कि नोट्स 1/3, पीवाईक्यू 1/3, और टेस्ट सीरीज 1/3। अगर आप इसमें से कोई भी एक चीज हटा देते हैं तो वो सिलेक्शन पूरा नहीं होता। तो इसलिए मैं यही कहूंगा, 3 4 महीने हैं तो नोट्स, अगर आपके शॉर्ट नोट्स बने हो तो वेल एंड गुड, उनको पढ़िए। पीवाईक्यूज लगाइए, क्योंकि एक बार दो बार पीवाईक्यूज 3 बार तक लगाना सर, मैं तो बिल्कुल। 4 बार 5 बार लगाया हूँ सर, बहुत हाँ, जो इंपॉर्टेंट उसमें रहते हैं। क्वेश्चन भूल जा रहे हैं उनको नोट कर लीजिए शॉर्ट नोट्स पे, जी सर, बिल्कुल हाईलाइटर शॉर्ट लगा नोट्स में दीजिए। नोट कर लीजिए। हम्म। और टेस्ट सीरीज सर लास्ट के 1 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो 3 महीने मैं इस तरह से बाइफरकेट करूंगा, शॉर्ट नोट्स हैं उनको पढ़िए, पीवाईक्यूज लगाइए, और सर टेस्ट सीरीज मैंने सर अड्डा की ज्वाइन करी थी। मैंने सर सारे मॉक टेस्ट दिए थे, सारे
इस तरह से नहीं कहूंगा कि मैंने 170 180 मार्क्स आते थे, लेकिन लास्ट के जब 10 या 5 दिन रह गए थे सर, मैं इतना ज्यादा उस चीज में था। जैसे कई कहते हैं कि 5 दिन में नहीं लगाने चाहिए, लेकिन सर मैं सबमिट करके लगाता था, क्योंकि मेरे को लगता था मैं सबमिट कर देता था और फिर ऑप्शंस और उसका जो इन्फॉर्मेशन होती थी उसे पढ़ता था। तो सर सबमिट करने के बाद मतलब आपकी आंखों के नीचे से गुजर जाना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि उधर पे 4 ऑप्शन होंगे, आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये एसएससी जेई के लिए ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है। मैं गेट और ईएसी के लिए नहीं कहूंगा बच्चों के लिए, लेकिन एसएससी जेई के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट के समय में, लेकिन आप एक बार पूरी टेस्ट जरूर दीजिए, जिससे आपको पता चले कि आप 2 घंटे में 100 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 2 घंटे में प्रीलिम्स के लिए 200 क्वेश्चन आप पूरे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, रिव्यू भी कर पा रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, उस तरह से दीजिए। लेकिन ये लास्ट का टाइम है, मैं लास्ट के टाइम के लिए कह रहा हूँ कि सबमिट करके भी आप ऑप्शन अप्रोच और क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ CBT 1 होता है, इसमें नॉन टेक्निकल में रीजनिंग और GS के आता है, प्लस 100% टेक्निकल का रहता है। बच्चे क्या इनकी तैयारी एक साथ करें या आराम से करें? आप रीजनिंग को किस तरीके से मैनेज किए थे, GS GK को किस तरीके से मैनेज किए थे? बच्चों को एक बार गाइड कर दीजिए। सर जीएस जी के इस बार सर बहुत अनप्रडिक्टेबल आई थी, तो मेरे सर शायद 12 ही थे। हम्म। और सर रीजनिंग में सर 46 थे। तो रीजनिंग आप अच्छी रखिए, प्रैक्टिस करिए। मैं ये नहीं कहूंगा रोज करिए, लेकिन ऑल्टरनेट आपने डे पे कैसे आप टेस्ट देते आपने रहिए। कैसे इम्प्रूव किया था सर मैंने ऑल्टरनेट डे पे टेस्ट देता था सर, रीजनिंग में? रीजनिंग के लिए। तो मेरे को बहुत फायदा रहा उससे, और उससे टाइमिंग भी इम्प्रूव होती गई। क्योंकि कई बार क्या होता है सर, हम लोग कर तो लेते हैं पूरे के पूरे जो 50 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 45 40 मिनट्स लग जाता है। उसको कम करिए, 30 या 25 मिनट्स तक लेकर आइए। 30 मिनट्स इज ऑप्टिमम टाइम। तो उस पे आप अगर 50 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, तो वो प्रैक्टिस ही आएगा। सर जीएस के लिए मैं यही कहूंगा कि आप पूरा नहीं कर सकते, आप पॉलिटी अच्छे से कर लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए, हिस्ट्री के नोट्स पढ़ लीजिए और पीवाईक्यूज देख लीजिए, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के। और सर करंट अफेयर्स तो मैंने कुछ करे नहीं थे, तो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन सर आप जो अड्डा में जो मैम है, वो करंट अफेयर्स के लास्ट के जो वन शॉट लाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं लास्ट में। तो जीएस में भी कहूंगा वन शॉट और प्लस नोट्स अगर आपके बने हुए हैं, या सिंपल से पीवाईक्यूज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर टेक्निकल के लिए तो मैंने पूरा बता ही दिया। हम्म। तो अभी तो बच्चों के पास टाइम भी है यार, 24 घंटे में कितने घंटे सो गए? 8 घंटे सो लो भाई। तब जी भी सर, हाँ। 16 घंटे में 4 घंटे और टहल लो। तब भी 16 12 घंटे, 12 घंटे में 2 घंटे और टहल लो। तब भी 10 घंटे तो बच ही रहा है। दस दस घंटे घंटे में बची बता रहा रहा है। हूँ मंजू भाई, जैसे मैंने भी ये फील किया है, जिस दिन आप मतलब एक टारगेट क्या आपने सेट कर लिया कि मुझे ये वाला सब्जेक्ट इतने ड्यूरेशन में फिनिश करना है, ठीक ना? जी और सर। जब हो जाता है, आप वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद PYQ MCQ लगाते हैं और आपके क्वेश्चन बन रहे होते हैं ना, बहुत अच्छा फील होता है। जी सर। एक जी सर। मोटिवेशन आता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो आप लोग यही कर सकते हैं कि सबसे पहले आप एक काम करिए, जहां से भी पढ़ रहे हैं वहीं पढ़िए, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। सारे टीचर अच्छे हैं, आप वहां से अपनी नोट्स बनाइए। मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरी नोट्स बनाइए। आप नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद फिर जैसे एक सब्जेक्ट की नोट्स बनाए, सपोज दैट BMC जैसे मैं पढ़ाता हूँ बता रहा हूँ, BMC के नोट्स बनाए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसका PYQ कर लिए। और अगर उसका मॉक टेस्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, ये तीनों कर लिए और इधर से दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए और BMC को रिवीजन में लगा दिए। और इस तरीके से अगर आप 8 घंटे में आधे घंटे 1 घंटे चलो मान लिया रीजनिंग, 2 घंटे GS और 7 घंटे में 1 घंटे रिवीजन, 5 घंटे 6 घंटे अगर आप टेक्निकल को दे रहे हैं ना, ये जो अभी आपके पास 3 से 4 महीने हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। जी। तो हिमांशु भाई, आपकी तरफ से कुछ फाइनल बच्चों के लिए बोलना चाहें, कुछ मोटिवेट करना जी चाहें? सर, मैं यही कहूंगा कि जैसा सर आपने भी बोला कि जो अभी रह गए हैं 2025 में, तो वो बिल्कुल सर वन स्टेप अवे हैं बस अपनी सक्सेस से। तो आप छोड़िए नहीं, बस जुटे रहिए। इट्स ऑल इन द माइंड। माइंड को ट्रेन करिए और 1 डिग्री एटीट्यूड में आइए। और सर डिसिप्लिन मतलब अपना रूटीन बनाइए, और उस रूटीन को कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली 3 से 4 या 5 महीने तक फॉलो करिए, जो आपके पास समय बचा है। तो कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन, ये 2 पिलर्स हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जुट जाइए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मेरा हो सकता है सर, इतने मुश्किलों के बाद, इतने बिल्कुल। स्ट्रगल के बाद, तो सर किसी का भी हो सकता है। हिमांशु, कभी ऐसा डर नहीं लगा आपको कि पता नहीं सिलेक्शन ना हो तो आगे क्या होगा? सर पता नहीं सर, अपब्रिंगिंग इस तरह से रही है कि दृढ़ता आ ही गई है सर। पता नहीं एटीट्यूड में मुझे लगता था मैं कुछ कर लूंगा सर, अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ वो हो ये जाएगा। वजह से ना, क्योंकि आप एक टीचर थे, फैकल्टी थे। जी सर। ये भी आप लेकिन कह सर सकते उससे हैं ना। सर
मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा, जैसे स्पोर्ट्स हम देखते हैं ना सर, कि जैसे MS धोनी जी ने कहा था कि प्रोसेस पे ध्यान दीजिए सर, रिजल्ट पे मत ध्यान दीजिए। तो सर मुझे उससे बहुत चीजें प्रेरणा मिलती थी सर, कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप से कॉन्फिडेंस, अपने आप से कंपटीशन रखो, दूसरे को मत देखो, बिल्कुल भी मत चलो, बस अपने एक सीधे पथ पे चलते रहो, सर मंजिल मिलेगी मिलेगी। बिल्कुल। मुझे उसका ऐसा एक लगता था, एग्जाम्पल। और ये सर हो गया जी। नहीं, सही है। तो अच्छा, एक चीज और फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर ये, अगर मैं पूछूं ये जर्नी का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, जी और सर। इंजीनियर से मैं आपकी कितनी हेल्प किया? जी सर, मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूँ आपके। सर श्रेय मैं देना चाहूंगा अपने पापा को, मम्मी को, और मेरा पापा जी छोटा क्या भाई। है अभी? सर पापा अभी रिटायर हो गए हैं 2022 में। RRB, उन्होंने रेलवे से एज अ पीवे में JE से रिटायर हुए हैं, तो 2022 में। तो मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, वो ह्यूमरस रहे हैं हमेशा से। मेरी मम्मी डिसिप्लिन साइज रही हैं, तो उन्होंने मुझे डिसिप्लिन सिखाया है, पापा ने थोड़ा ह्यूमर सिखाया है। और मैं अपने छोटे भाई को देख के सर, जो MBBS उसने 2017 में ज्वाइन किया था, 2023 में 22 में उसका फिनिश हुआ, तो उसको देख के सर मैं बहुत प्रेरणा मिलती है सर। और सर मेरे दो ऐसे दोस्त थे, एक बड़े भाई थे शिवम पांडे सर, उन्होंने सर मुझे बहुत मोटिवेट किया। और सर एक मेरा फ्रेंड था जो लास्ट ईयर उसकी अनफॉर्चुनेटली कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई, रवि दुबे। सर उन लोगों ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है सर। और सर रही बात आपका सेकंड क्वेश्चन सर, अड्डा 24/7 का सर मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सर आपकी जो टेस्ट सीरीज है बहुत मेटिकुलसली बनी हुई है। मैंने टेस्ट सीरीज दी है सर, उसके मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से दिए सर। और उसके बाद सर आपका जो एस्टिमेशन कॉस्ट, मतलब मैं ये कहूंगा सब्जेक्ट्स आपने सर BM से भी बहुत अच्छा पढ़ाया है, और इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी बहुत अच्छे से सारे पढ़ाए हैं। मैंने सर एस्टिमेशन आपका बहुत अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि उससे मेरे सारे क्वेश्चन लग जाते थे। तो पिछली बार एस्टिमेशन जो मैं बहुत डरा रहता था, आप ही के थ्रू सर वो डर गया है। तो थैंक यू वेरी मच सर, मैं तहे दिल थैंक यू से भाई। शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू हिमांशु भाई, आप आए और बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किए कि कॉलेज ड्यूरेशन में किस तरीके से गलतियां आप करते हैं, उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। और जो फ्रेशर बच्चे हैं, या जो बच्चे 2-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे। तो दोस्तों, आप ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये पॉडकास्ट से क्या आपको सीखने को मिलता है, ये भी आप कमेंट करिएगा। बाकी इंजीनियर अड्डा के साथ बने रहें आप लोग। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू। थैंक यू हिमांशु भाई। थैंक यू सर।